Yes, so once again, good morning everyone. Today we are going to start our new chapter that is the Mughal Empire. है ना? हमने जब चैप्टर 3 एंड किया था, हमने लास्ट में आते आते क्या पढ़ा था कि जो दिल्ली सल्तनत है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी एंड जो मुगल एम्पायर है वो स्टार्ट हो रहा था. सो अब हमारा जो फोर्थ चैप्टर है दैट इज अबाउट दी मुगल एम्पायर की दिल्ली सल्तनत के बाद जब मुगल एम्पायर आई थी तो उन्होंने सब कुछ कैसे हैंडल किया और अपने टाइम पीरियड में जो मुगल एम्पायर है उन्होंने क्या क्या चीजें करी, उन्होंने कैसे अपनी डायनेस्टी को आगे बढ़ाया. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज थिंग्स. ठीक है, सो इसमें जो है इन मुगल एम्पायर यानी कि इन दिस चैप्टर हमें जो है इंडिया के बारे में भी जानने को मिलेगा बिकॉज उस टाइम पे जो चीजें हुई थी वो कुछ चीजें जो है आज भी चलती हुई आ रही है. यानी कि मुगल एम्पायर से हमें कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट्स मिले थे, ऐसी कुछ चीजें, ऐसी कुछ टर्म्स मिली थी, ठीक है, जिनका यूज हम अभी भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं. नॉट एग्जैक्टली बट कहीं ना कहीं वो चीजें अभी भी थोड़ी बहुत जो है यूज में आ रही है. ठीक है, सो हम मुगल एम्पायर में बहुत बहुत एक्चुअली ये बहुत बड़ा चैप्टर है आपका जिसमें हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जैसे कि हु वर द मुगल्स. ठीक है, कि मुगल्स कौन थे, उनका मिलिट्री कैंपेन वो कैसे ऑपरेट करते थे. देन हम कुछ मुगल एम्परर्स के बारे में पढ़ेंगे. देन उनकी ट्रेडिशंस की जब उनका जो एम्पायर आगे उनके सक्सेसर को जाता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती है. देन जो मुगल जो रिलेशंस हैं, ठीक है, उनके रूलर्स के साथ उनके बारे में हम पढ़ेंगे. सो इसमें हमें बहुत सी कुछ चीजें देखने को मिलेगी, प्लस हमें अकबर, बाबर, हुमायूं इन सब के बारे में, जो मुगल एम्पायर के एम्परर्स हैं उनके बारे में जानने को मिलेगा. और लास्ट में आते 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 आपकी थोड़ा सा एक डीप स्टडी है अकबर के बारे में. ठीक है, एम्परर आपके बहुत सारे रहे हैं उस टाइमिंग पे, बट हमें जो बुक में लास्ट में जो हमें डीप स्टडी दी है जो वो अकबर के ऊपर दी है, अकबर की पॉलिसीज के ऊपर कि अकबर ने क्या क्या चीजें करी थी उस टाइम पीरियड में. सो these were the basic things or these were the points that we are going to study in this chapter. Okay, yes. तो अब क्या था उस टाइम के पीरियड में, मतलब जो बेसिकली जो थीम है चैप्टर का, ठीक है, वो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट रूलिंग एज अ लार्ज टेरिटरी इज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद सच अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी रूलर टू अकम्प्लिश इन द मिडल एज. अभी क्या कह रहा है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो मैंने आपको पार्ट दिखाया इंडिया सब कॉन्टिनेंट का, वहां पे रूल करना उस टाइम पीरियड पे बहुत ज्यादा मुश्किल था. ठीक है, तो अब ये सब चीजें क्यों बता रहा है वो भी हम देखेंगे आगे. ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो है रूल करना मुश्किल इसलिए था बिकॉज वहां पे क्या था, डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर, यानी कि बहुत अलग अलग तरह के जो है वहां पे लोग रहते थे, उसका सबका अलग अलग कल्चर था. ठीक है, सब जो है मतलब अलग अलग सबका लाइफस्टाइल था. तो इसलिए जो है वहां पे इंडियन के सब यानी कि इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स पे जो है रूल करना, उनको अपने अंडर में लेना जो है कुछ उस टाइम के कुछ रूलर्स के लिए मुश्किल हो गया था. ठीक है, बिकॉज क्या था, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो सबका वहां पे अलग कल्चर है, अलग लाइफस्टाइल है. प्लस अगर आप वहीं साउथ में आ जाओगे तो वहां पे भी आप देखोगे सब चीजों का अलग कल्चर है, अलग जो है लाइफस्टाइल है. तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उन लोगों के लिए यानी कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट्स पे यहाँ पे उस कुछ टाइम के लिए रूलर्स को कंट्रोल करना, बिकॉज वो यहाँ पे कंट्रोल करना चाहते थे. इंडिया में तो बहुत सारे रूलर्स ने कंट्रोल कर ही रखा था इंडिया के अंदर, बट वो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स पे भी रूल करना चाहते थे. तो अब वहां पे क्या था, प्रॉब्लम आ रही थी बहुत से रूलर्स को. क्यों प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज क्या था कि वहां पे इतना ज्यादा डाइवर्सिटी थी, इतने ज्यादा अलग अलग तरह के लोग थे, अलग अलग तरह के कल्चर्स थे. ठीक है, जिस वजह से क्या था, उनको रूलर्स को मिडिल एज तक जो है प्रॉब्लम आई थी, डिफिकल्ट था. इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी रूलर टू अकम्प्लिश हिज रूल ओवर द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, उनके लिए मुश्किल था, ये सब मुश्किल टास्क था कि वो अपना जो है किंगडम यहाँ तक एक्सपेंड करें या अपनी पावर को इंक्रीज करें इन एरियाज में. ठीक है, कहीं ना कहीं मुश्किल था, डिफिकल्ट था, बट इम्पॉसिबल नहीं था. ओके, ठीक है, अब जब ये सब चीजें इम्पॉसिबल थी तो ऐसा क्या हो गया जो हमें बताया जा रहा है. तो अब क्या हुआ, बिकॉज इतना ज्यादा इम्पॉसिबल था यहाँ पे, जो है डिफिकल्ट टास्क था यहाँ तक पहुंच पाना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स पे कंट्रोल कर पाना. बट क्या हुआ, एक टाइम पीरियड ऐसा है कि जो मुगल है, जो मुगल्स हैं, मुगल के जो रूलर्स हैं, उन्होंने क्या किया,
उन्होंने ये चीज अकम्प्लिश करके दिखाई, ये चीज कि उन्होंने क्या किया, बहुत से इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स पे कंट्रोल कर लिया। जो चीजें बाकी रूलर्स के लिए मुश्किल थी वो मुगल के जो रूलर्स थे वहां के, उनके लिए मुश्किल नहीं था। तो ये आपको एक स्टडी बताई है, आपको एक चीज बता रहा है, थीम बता रहा है कि जो मुगल एम्पायर ने जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स पे जो है अपना एक्सपेंड किया कंट्रोल, तो वो कैसे किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी, ठीक है, और क्या क्या चीजें उन्होंने करी अपना अपना कंट्रोल एक्सपेंड करने के लिए। जो चीजें बाकी के रूलर्स नहीं कर पाए वो मुगल एम्परर्स ने या मुगल जो रूलर्स हैं उन्होंने कैसे कर दिया, ठीक है। तो मेन जो बेसिक चीज है वो हम इसमें ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। इवन जो दिल्ली सल्तनत थी या जो दिल्ली सुल्तान थी वो भी जो है इंडियन के सब कॉन्टिनेंट्स तक एक्सपेंड नहीं कर पाया था, ठीक है। उन्होंने भी ट्राई किया था बट वो एक्सपेंड नहीं कर पाए थे। और जबकि जो मुगल्स हैं उन्होंने पूरे इंडियन, उन्होंने क्या किया था, दिल्ली सल्तनत को तो अपने अंडर में ले ही लिया था। हमने लास्ट चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में यही पढ़ा था एंड टॉपिक में, कि जब बाबर आ गए थे तो उन्होंने क्या किया था, दिल्ली सल्तनत को तो अपने अंडर में ले ही लिया था मुगल्स ने। प्लस उन्होंने क्या किया था, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स पे भी अपना रूल स्टेब्लिश कर दिया था, ठीक है। देन यही चीज इसमें बता रहा है कि उन्होंने जो है अपना रूल एक्सपेंड कर दिया था, जो मुगल रूलर्स थे, ठीक है। अब आपको देखना है कि जो मुगल का जो रूलर है, जो मुगल जो एम्पायर है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि बाबर आए थे, तो बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोदी से जो है बैटल किया था, उनके अगेंस्ट फाइट करी थी, और उसमें क्या हुआ था, जो बाबर है जीत गए थे। तो उसके बाद से जो हमारा वहां से मुगल एम्पायर स्टार्ट होता है, ठीक है। देन हमने पढ़ा था बीच में शेरशाह सुर भी आए थे, वो भी चीज हम पढ़ेंगे कि शेरशाह सुर आए थे तो कैसे जो है हुमायूं ने उनके अगेंस्ट बैटल किया था, ठीक है। तो इसमें ये सब चीजें जानने को मिलेगी। अब इसमें बताया है कि जैसे दे इम्पोज स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस दैट आउटलास्टेड देयर रूल। अब ये क्या बोल रहा है कि जो इनिशियल रूलर्स थे मुगल एम्पायर के, जैसे बाबर हो गए, हुमायूं हो गए, अकबर हो गए, जहांगीर हो गए, तो इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया था, इन्होंने ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था कि इनका जो ये सिस्टम और जो स्ट्रक्चर है वो बहुत टाइम तक चला था। मतलब लोगों ने इसको बहुत टाइम तक मतलब इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले थे। मतलब जब आप मानोगे कि जो मुगल एम्परर्स थे या मुगल के जो रूलर्स थे वो भी सब चले गए थे, वो भी सब खत्म हो गए थे, इसके बाद भी मुगल एम्पायर जो है काफी लंबे टाइम तक चला था। तो वो काफी लंबे टाइम तक क्यों चला था, क्योंकि उस टाइम जो वो सेटअप करके गए थे, जैसे उन्होंने देखो किसी के पेरेंट्स ने एक फैक्ट्री जो है पूरा स्टार्ट करके उनको अच्छे से चालू करके अपने आगे सन को जो है मतलब सन को दे दिया जैसे भी है, तो अब उसका इतना अच्छा गुडविल है, वो इतना अच्छे से सेटअप हुई है, वो इतना अच्छा अर्न कर रही है। मतलब उसके उसके जो फादर है उन्होंने वो सब उनको जो है सेटअप करके दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, वो बहुत लंबे टाइम तक वो बहुत इजीली जो उनका बच्चा है इजीली संभाल पाया। तो वही चीजें यहाँ पे थी कि स्टार्टिंग के जो इनिशियल रूलर्स थे उन्होंने इतना अच्छा सेटअप कर दिया था एडमिनिस्ट्रेशन का, और इतने अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए थे कि जो आने वाले जो रूलर्स थे उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। इवन जब मुगल जो रूलर्स हैं उनका रूल खत्म हो गया था, उनका शासन खत्म हो गया था, फिर भी जो उनकी पॉलिसी है वो लंबे टाइम तक चली थी। यानी कि 150 साल आप मानो उनकी ये जो पॉलिसी है कंटिन्यू चली थी। इवन अभी भी मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ चीजें जो है इनकी मुगल एम्पायर के टाइम की हमें अभी भी देखने को मिलती है, ठीक है। सो दे इम्पोज्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस दैट आउटलास्टेड देयर रूल, leaving a political legacy that succeeding ruler of the subcontinent could not ignore। वो इतना अच्छा काम करके गए थे कि आगे आने वाले जो रूलर्स हैं वो इस चीज को इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। यानी कि मुगल एम्पायर उन लोगों की एब्सेंस में भी बहुत अच्छे से चल रहा था। और ये लीगेसी जो ये चीज है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पैटर्न है, वो आज भी कहीं ना कहीं फॉलो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको उसमें दे रखा है जैसे जो रेड फोर्ट है, ठीक है। तो टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। वो वहां से एड्रेस करते हैं, वहां पे इंडिपेंडेंस डे का वहां पे सेलिब्रेशन वगैरह होता है। तो ये भी किसकी देन है, मतलब ये भी हमें कहाँ से मिली है, या ये जो रेड फोर्ट है वो कौन से पीरियड की चीज बताता है, ये भी जो है मुगल एम्परर के पीरियड की बताता है। यानी कि ये भी जो है मुगल्स की एक तरह से हमें देन है ना। यानी कि उन्होंने ही ये चीज हमें दी है। क्यों? क्योंकि ये उस टाइम पे क्या होता था, मुगल एम्परर्स का रेजिडेंस होता था, उनके रहने की जगह होती थी, ठीक है, जिसको हम आज भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो कि कौन यूज करता है, प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस डे के दिन
यूज करते हैं अपने नेशन के बारे में बात करने के लिए, अपने नेशन के बारे में बताने के लिए। सो मैंने यही आपको बताया था जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी कि हमें इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ने को मिलेगी जो हम आज भी उस चीजों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो ये आपके जो चैप्टर की थी मतलब एक बेसिक थीम थी कि जो चैप्टर इसमें हमें स्टार्टिंग में ये बताया कि सब कॉन्टिनेंट्स पे जो है मुगल्स रूल कर रहे थे। अब वो कैसे रूल कर रहे थे, उन्होंने क्या क्या चीजें करी थी, वो हम डिटेल स्टडी करेंगे। ये जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं। मुगल एम्पायर्स यानी कि मुगल एम्पायर्स में ऐसी क्या चीज थी जो वो इतना इजीली सब चीजों पे कंट्रोल कर पा रहे थे, है ना। जो बाकी चीजों के लिए कंट्रोल कर पाना मुश्किल था इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स पे, बट मुगल ने बहुत अच्छे से कर लिया। अब वो कैसे किया, कब किया, क्यों किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, वो सब हम इस आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है।